रेडी नहीं उठा के ले जाएंगे हम, पकोड़े तलेंगे तो कहीं। अच्छा। और अब ये मुझे ही बताइए, मैं हार्ट पेशेंट आदमी हूँ, मुझे 2 अटैक आ चुके हैं, स्टंट मेरे पड़ चुका है, मैं दवाइयों के पैसे कहाँ से लूँ, घर से रोटी कैसे खाऊं? कुछ मेरी बेटी का रिश्ता हो गया है, वहाँ मैंने शादी करनी है, मेरे को पैसा अगर ये दे देते तो मैं अपनी एक बेटी की शादी करता। मेरी 2 बेटी हैं, 175 रुपीज़ मेडिकल के हर महीने मिलती हैं बस। सर मैं बस से आती हूँ अभी, क्योंकि मेट्रो के कन्वेंस के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। सर मतलब इस एज में एक यूथ का फर्ज बनता है कि वो अपने पेरेंट्स के लिए पैसे दे, लेकिन अभी भी हम अपने पेरेंट्स से पैसे मांगते हैं कि हमें ऑफिस आने के लिए किराया चाहिए। नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पे, और दिल्ली के जंतर मंतर पर हर रोज कोई ना कोई प्रदर्शन जरूर होता है। इस वक्त एक प्रदर्शन चल रहा है जो 18 महीने से एनडीएमसी के लाइब्रेरी वर्कर्स की जो है वेतन नहीं दिया गया है, उसके खिलाफ। इस देश में बेरोजगारी इतनी है कि आप गिनती भूल जाएंगे, लेकिन बेरोजगारों की संख्या खत्म नहीं होगी। और इस वक्त ऐसे लोग भी बहुत ज़्यादा हैं जहां पर जिनकी सैलरियां नहीं मिल रही हैं, चाहे वो पीएसयूज हों, चाहे वो सरकारी क्या कहते हैं कंपनियां हों, या फिर वो कोई सरकारी दफ्तर हो, वहाँ पे सैलरियों की बड़ी दिक्कत चल रही है। उसी तरीके का एक आंदोलन इस वक्त जंतर मंतर पर हो रहा है। ये आप, मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे कि कुछ लोग, कई सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं और इन सभी लोगों के पिछले 18 महीनों से वेतन नहीं दिए गए हैं। ये सभी पुस्तकालयों में काम करते हैं, इस देश की शिक्षा में इनका बड़ा सहयोग है, लेकिन ये सरकार हमेशा उन लोगों का समर्थन करती है जो रोजगार ना मांगे, लेकिन हाँ पकौड़े तलने में वो खुश रहें। पकौड़े तलने को रोजगार मानते हैं और ये समझते हैं कि पकौड़े तलकर जो है हाँ इस देश का आम आदमी अडानी अंबानी बन सकता है। हम यहाँ पर मौजूद हैं, सभी लोगों से हम बात करेंगे और वो सारे सवाल पूछेंगे जो टीवी मीडिया आपको चिल्ला चिल्ला के सुनाता रहता है। वो पक्ष भी रखेंगे जो आपको रोज सुनाया जाता है और आप उसे सत्य मान लेते हैं। शायद ये लोग भी कभी उसको सत्य मानते होंगे, लेकिन आज जब इन पर आप बीती हो रही है, जब आज इन पर ज्यादती हो रही है, वो आज दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे हैं। आइए इनसे बात कर लेते हैं एक बार। नमस्कार सर, क्या नाम है, क्या करते हैं? सर मेरा नाम प्रवीण भारद्वाज है, मैं लाइब्रेरी में लाइब्रेरी अटेंडेंट की पोस्ट पर हूँ। हाँ। अच्छा, तो क्या हुआ कि 18 महीने से वेतन नहीं मिला है? अब तो 18 प्लस हैं, 18 प्लस 19वां महीना चल रहा है। हाँ। क्या कारण है, क्या बोला अभी प्रशासन ने, बोला क्या है कि प्रशासन ने तो कुछ नहीं बोला। पहले जब सैलरी डे बाय डे लेट हो रही थी, मंथ बाय मंथ लेट हो रही थी, तो आश्वासन मिलते थे, आश्वासन मिलते मिलते चलो 1 महीना नहीं मिली, 2 महीने नहीं मिली, 3 महीने नहीं मिली, 4 नहीं मिली। उसके बाद क्या हुआ, जब आश्वासन से हमारा पेट भर गया तो हम जैसे ही सैलरी मांगते थे तो कुछ लोगों को हमारे बीच से, मैं बोलूँगा तो ऐसा ना हो कि मुझे भी सस्पेंड या टर्मिनेट कर दें। अच्छा, सस्पेंड कर देना है? सस्पेंड नहीं, टर्मिनेट भी कर देना है। टर्मिनेट कर दिया? यस। मेरे 2 साथी बैठे हुए, दोनों टर्मिनेट हैं साथ में। आपको टर्मिनेट कर दिया जी? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, मोदी के राज में टर्मिनेशन भी हो रहे हैं? सब कुछ हो रहा है जी। पता नहीं है ना क्या है, पता ही नहीं है। मोदी जी को नहीं पता ना कि मोदी जी के परिवार में भी कुछ भ्रष्टाचारी लोग शामिल हो गए। हाँ। मोदी जी को पता नहीं है। मोदी जी को जिस दिन हम यहाँ जंतर मंतर पे आए ना, तो हमारा मेन मकसद यही है कि सैलरी तो देंगे ही, सैलरी तो हमारी मिलेगी कि हमारी किसी भी तरह अमित शाह जी तक, मोदी जी तक बात पहुँच जाए और उन्हें पता लग जाए कि उनके जो पार्षद रहे हैं या उनके XMLA रहे हैं वो कितने भ्रष्टाचारी हैं, कितना। मोदी जी पे भरोसा है आपको? मोदी जी पे तो भरोसा है, सरकार पे भरोसा है, मोदी जी पे भरोसा है, लेकिन मोदी जी को ये नहीं पता कि उनके जो परिवार है, जो फैला हुआ परिवार है, मोदी जी कहाँ तक देखेंगे। मोदी जी ने तो लाल किले से बोल रहा है अच्छा कि परिवारवाद के मैं खिलाफ हूँ, परिवारवाद नहीं होना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। इसके बावजूद उनके जो कार्यकर्ता हैं, निगम पार्षद एक कार्यकर्ता ही हो सकता है, निगम पार्षद और XMLA जो अनिल झा, उन्होंने अपने बेटे को अपॉइंट कर लिया। हमें सैलरी नहीं मिली है 2021 जनवरी से, उसके बावजूद उन्होंने अपने बेटे को केयर टेकर की पोस्ट पे रखा है और उसके बाद उन्हें जनवरी फरवरी 2022 की सैलरी रिलीज करी है, जिसका हमने विरोध किया है, जिसका मेरे भाइयों ने विरोध किया है, भ्रष्टाचार का विरोध किया है। वो
टर्मिनेट हुए हैं उन्होंने अपने बेटे को सैलरी दे दी है। मेरा कहने का मतलब ये है, ये लेटर आप, ये 50 लाख रुपए अभी 7वें महीने में आए हैं। लेकिन जिन्होंने हाँ जी कहा है, भ्रष्टाचार में हो, उनके घर पे काम करने में हो या किसी और बात में हो, जिन्होंने हाँ जी कहा है उनको 2-2 4-4 महीने की सैलरी रिलीज हुई है रिसेंट में भी। लेकिन हमें 1 महीने की सैलरी, क्या अमाउंट होगा सैलरी का फिलहाल की जो रुकी हुई है? 18 महीने की सैलरी आप लगा सकते हैं भाई जी। किसी की तो 1 लाख रुपए है, किसी की 50,000 है, किसी की 30,000 भी है। तो मेरी तो 30-32 हज़ार रुपये सैलरी है, लेकिन वो भी रिलीज़ नहीं करी, 1 महीने की भी रिलीज़ नहीं करी। हमने रिक्वेस्ट बहुत की है, ऐसी नहीं कि रिक्वेस्ट की है, लेकिन रिलीज़ नहीं करी है। इसमें भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है। जब तक आप भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, आप अपने, मोदी जी को पता नहीं है फिर ये भ्रष्टाचार हो रहा है उनके उन्हीं के नाक के नीचे? हमें उम्मीद है कि आपके चैनल के माध्यम से मोदी जी को पता लग जाए। अच्छा, हाँ, तो उम्मीद है हो जाएगा सब ठीक। उम्मीद है ठीक हो जाएगा। मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं मोदी जी तो, लेकिन मोदी जी अंदर नहीं देख पा रहे ना। अच्छा, मोदी जी अंदर नहीं देख पा रहे कि अंदर मोदी अंदर कैंसर फैला हुआ है। अच्छा, हाँ, मोदी जी नहीं देख पा रहे। मोदी जी देख लेंगे तो ये भूखे थोड़ी रहेंगे। हाँ, इनमें 1-2 लेडीज ऐसी हैं जो विडो हैं। हम तो चलो एक्स्ट्रा काम करते हैं, यहाँ से जो हमारा ड्यूटी टाइम है उसमें हम धरना देते हैं, और ड्यूटी टाइम के एक्स्ट्रा में जो काम करते हैं, कई लोग रिक्शा भी चलाते हैं हमारे यहाँ, और जो क्वालिफाइड लोग हैं जो लाइब्रेरी चलाते हैं वो रिक्शा भी चलाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने बच्चे पालने हैं। उनको अपने गवर्नमेंट ऑफिसर हैं आप, इतने पढ़े लिखे हैं और उसके बाद भी ये काम करना पड़ रहा है। हमारी, मैं पढ़ाई लिखाई की बात करूँ तो हमारी लाइब्रेरी में पढ़ाई लिखाई की कोई अहमियत नहीं है। मैं बता सकता हूँ, उसमें प्रूफ दे सकता हूँ। हमारे यहाँ हमारे साथ में बैठे हैं चौधरी साहब, ये वेल क्वालिफाइड हैं और सीनियर पोस्ट पे हैं, लेकिन ये इन्हें एक्टिंग लाइब्रेरियन बना गया था अभी पीछे। तो उसके बाद जब इन्होंने भ्रष्टाचार में शामिल होने से या गलत चेकों पे साइन करने से मना कर दिया, तो इन्हें सीट पे से हटा के एक 9th पास राजेंद्र सिंह जाटव जी को, जो धड़ाधड़ साइन करते हैं चेकों पे भी, भ्रष्टाचार पे भी, उनसे कुछ ही करा लो, तो उनको एक्टिंग लाइब्रेरियन बना दिया गया। अच्छा, ये भी भ्रष्टाचारी है। एक 9th पास लाइब्रेरियन हो सकता है क्या, आप बताओ? 9th पास जो लाइब्रेरियन होगा, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होता है? क्वालिफिकेशन तो हायर क्वालिफिकेशन चाहिए होता है। मास्टर्स इन लाइब्रेरी साइंसेस, कम से कम एमलीव चाहिए होता है, कम से कम एमलीव होना चाहिए। और उसके पास, उसके बाद भी उसको अगर जो इंग्लिश अच्छी हो या मास्टर्स में इंग्लिश कर रखी हो, वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन वहाँ से यूपीएससी से या आईएएस कैसे निकलेंगे जहाँ का लाइब्रेरियन 9th पास हो? अभी पीछे उन पर एक मुकदमा भी दायर हुआ है। उन्होंने एक लेडीज़ को अभद्र भाषा में, 9th पास क्या कर सकता है, गाली दे सकता है ना। हमारी सफाई कर्मचारी हैं अनिता जी, उनके साथ छेड़छाड़ किया, दुर्व्यवहार किया, गाली गलौज किया है, उन पे एफआईआर हुई है 9th पास पे। आप समझ सकते हो ना एक इलिटरेट आदमी क्या कर सकता है। देखिए, अब जो लाइब्रेरियन की पोस्ट है वो बहुत ही डिग्निफाइड पोस्ट होती है, और उस पर जब आप एक जो व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, जो व्यक्ति उसके लिए क्वालिफाइड नहीं है, उसको बिठा देते हैं, तो इस तरीके के नतीजे आपको सामने दिखाई देते हैं कि सफाई कर्मचारी के साथ बदसलूकी होती है। और बहुत सारे ऐसे, सर को बहुत ज़्यादा विश्वास है कि मोदी जी कुछ ना कुछ तो कर देंगे कि अगर उन तक बात पहुंच गई तो। लेकिन क्या आज तक उनको ये समझ में नहीं आया कि इस देश में जितनी बेरोज़गारी है, जितने लोग अपने वेतन के लिए परेशान हैं, आप इकलौते नहीं हैं, एनडीएमसी के सफाई कर्मचारी पिछले 2 साल से भी धरना दे रहे हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि भैया ऊपर तक बात गई ना हो। तो आपको इतना भरोसा आता कहाँ से है? हमारे पास भरोसे के अलावा है क्या? ये बताओ। अच्छा, हमारे पास भरोसे के अलावा है कुछ? नहीं है ना। पहले हमने भरोसा किया सैलरी आ जाएगी आ जाएगी आ जाएगी, फिर उसके बाद अब बाद में जब टर्मिनेट करने लगे, जब सस्पेंड करने लगे, हमें भी डर है। मैं आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, खुल के बोल रहा हूँ, हो सकता है मैं भी अगले धरने तक टर्मिनेट हो जाऊँ या सस्पेंड हो जाऊँ, या मेरे पास कोई ना कोई ऐसा ऑफिस ऑर्डर आ जाए कि आपने ये किया है, आपने ये किया, आप ये गलत हैं या सही है। हालांकि हमने काम किया है। कितना साल हो गया नौकरी करते हुए? मेरे नौकरी को तो काफ़ी टाइम हो गया, हम तो कोर्ट से वापस आए हैं पहले। अच्छा, हाँ, काफ़ी टाइम हो गया मुझे नौकरी करते हुए। देखिए, हमारे साथ एक सीनियर भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका, कितने साल से कर रहे थे काम? सर, मेरा नाम शम्मी कपूर है और मैं 31 जुलाई को रिटायर हो गया था। हाँ, ना तो मुझे कोई रिटायरमेंट का दूसरा लेटर इशू किया गया,
ये फर्स्ट लेटर मुझे 31 मई 2022 को 13 मई को इशू किया गया था, और उसके बाद मुझे दूसरा लेटर इन्होंने इशू नहीं किया गया। 25 दिन तक मैं बैठा रहा। मैंने कहा जी वो मेरा फंड का पैसा, मेरा जो पैसा मेरा ड्यूज बनता है आप मुझे वो दीजिए। तो इन्होंने नहीं दिया, तो फिर मैंने एक लेटर लिखा इनको। मैंने लेटर में ये लिखा कि मैंने कहा जी आप मेरा पैसा होने के बावजूद भी आप मेरा फंड का पैसा क्यों नहीं रिलीज कर रहे। 25 दिन तक जब इन्होंने नहीं दिया तो मैंने फिर उस लेटर में लिखा जी पैसा होने के बावजूद भी अगर आप मेरा पैसा नहीं देंगे तो मैं कानूनी कार्रवाई के लिए बाध्य होना पड़ेगा। तो ऐसे कहते हैं जी कि उनको बोलो जी वो कानून से ही पैसा लेंगे। उन्होंने ये शब्द क्यों लिखे? अच्छा, तो एक वो तरीके से धमकी मिली आपको? धमकी मिली कि ये अब कानून से ही पैसा लेंगे, और जो नई मैनेजमेंट कमेटी बनेगी वो अब इनका फैसला लेगी। जो मुझे आप ये बताइए, अब जो मैनेजिंग कमेटी है वो एक्शन नहीं ले सकती, न्यू आएगी वो एक्शन लेगी, वो मेरा पैसा रिलीज करेगी, जबकि पैसा शक्ति मैडम को करना चाहिए। आपकी रिटायरमेंट 31 जनवरी बताया आपने? 31 जुलाई। 31 जुलाई। हाँ जी। और ना मेरे को कोई रिटायर किया गया। कहते हैं जी हम तो अभी आपको रिटायर नहीं किया। रिटायर ही नहीं किया है? हाँ ऑन पेपर। हाँ, क्योंकि दूसरा लेटर मेरे को दिया नहीं गया। कह रहे जी आप धरने पे बैठे थे, जो रिटायरमेंट वाला होता है वो धरने पे नहीं बैठ सकता। ये कहाँ का रूल है? ये हमारी लाइब्रेरी का रूल है। कि हम अप्रोक्सीमेट कितना फंड रुका हुआ होगा? फंड जी मेरा 15 लाख का तो मेरा फंड का पैसा है, और 8.5 लाख मेरी ग्रेजुटी है, और 5 लाख में मेरा लीव इन कैशमेंट है, 7 लाख रुपया मेरा उसका है ये आपका पे कमीशन का बढ़ा हुआ, और 6 लाख के करीब मेरी सैलरी है। मतलब मुझे 1 रुपया नहीं दिया गया। अब आप मुझे ये बताइए, 40 लाख रुपए बचा, 40-42 लाख, 40-42 के आसपास। और अब ये मुझे बताइए, मैं हार्ट पेशेंट आदमी हूँ, मुझे 2 अटैक आ चुके हैं, स्टंट मेरे पड़ चुका है। मैं दवाइयों के पैसे कहाँ से लूँ, घर से रोटी कैसे खाऊँ? कुछ पैसा मुझे यहाँ से मिलता, मैं FD कराता हूँ, कुछ मेरे को ब्याज मिलता। मेरी बेटी का रिश्ता हो गया है, वहाँ मैंने शादी करनी है। मेरे को पैसा अगर ये दे देते तो मैं अपनी एक बेटी की शादी करता। मेरी 2 बेटी हैं। दूसरी बेटी उसको मैंने चाइनीज़ लैंग्वेज का कोर्स कर रही थी। अच्छा। वो मेरे को कोर्स छुड़वाना पड़ा, पैसा ना होने के कारण वो लड़की ने कोर्स छोड़ दिया। अब आप मुझे बताइए मैं दवाइयाँ कहाँ से लूँ? ज़्यादा नहीं तो जिस आदमी को 18 महीने सैलरी नहीं मिलेगी और वो बीमार होगा, हार्ट पेशेंट का आप जान सकते हैं महीने की कितनी दवाइयाँ होंगी। बिल्कुल। ये तो हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ से कुछ दवाइयाँ मिल जाती हैं, 2-2.5-3 हज़ार की, लाइनों में लगना पड़ता है। उसके बाद जो वो होता है, तो आपका मेडिकल कार्ड वगैरह भी बना होगा? कुछ नहीं है जी, हमारे यहाँ कुछ नहीं है। 175 रुपीज़ मेडिकल के हर महीने मिलते हैं बस। 175 रुपए? हाँ जी, 175 रुपये। देखिए 175 में आप एक मेडिकल एक हार्ट पेशेंट का दवाइयों का खर्चा कहाँ से निकाल सकते हैं? मुझे ये सवाल है, और ये सवाल हर सरकार से है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार भी है, NDMC में जो है वो BJP की सरकार है। 175 रुपया क्या होता है? मेडिकल की कोई सुविधा नहीं है, बस जो पैसा मिलता है वही मिलता है। और अब मैं तो इस चक्कर में हूँ कि मुझे थोड़ा पैसा मिल जाए तो मैं अपनी बेटी का हाथ पीले कर दूँ, नहीं तो फिर वो रिश्ता वो भी टूट जाएगा जब पैसा नहीं होगा तो। देखिए एक बाप के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है एक बेटी की, और वो व्यक्ति वही समझ सकता है जिसकी खुद की बेटी है। मेरे पिताजी कहा करते थे कि जो लोग बेटियों के साथ सही से व्यवहार नहीं करते, असल में उनको तब समझ में आता अगर उनकी बेटी होती तो। एक व्यक्ति है देश में जिनका कोई परिवार नहीं है, वो कहते हैं पूरा देश मेरा परिवार है, लेकिन खुद का निजी कोई परिवार नहीं है। जो परिवार का सुख न जानता हो, दुख न जानता हो, वो देश कैसे चलाएगा? ये सवाल है, और आप ये सवाल अपने आप से हमेशा करते रहिएगा। जी सर, क्या करें? मोदी जी काम कर रहे हैं अच्छा, लेकिन वो एक कहावत है ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। अगर मोदी जी काम कर रहे हैं तो आपका पैसा क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि तो ये छोटा अमाउंट तो है नहीं।
पैसा तो वो देंगे ना, हाँ। जो अंदर जो बैठे हुए हैं पैसा तो वो रिलीज करेंगे ना। मोदी जी थोड़ा करने आएंगे पैसा रिलीज, पैसा तो सिस्टम के टॉप पे जो बैठा है व्यक्ति, मोदी सिस्टम के टॉप पे हैं, अगर वो व्यक्ति सबको टाइट करना चाहे, हो सकता है। हो तो सकता है। अब वो आपके चैनल से मोदी जी तक ये बात पहुंचेगी, अमित जी तक ये बात पहुंचेगी, तो हो सकता है कि हमारा जो पैसा है वो जल्द से जल्द हमें रिलीज हो जाए। मोदी जो कहते हैं भैया ठीक है, अगर पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है, पकौड़ा तल लो। अब 60 साल 61 साल की उम्र में हम पकौड़े तलने जाएंगे जी? आप बताइए, पकौड़ा तलने के लिए भी कोई ठिया चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए। एमसीडी वाले रेडी उठा के ले जाएंगे। कोई अगर हम एमसीडी वाले रेडी नहीं उठा के ले जाएंगे, हम पकोड़े तलेंगे तो कहीं। अच्छा, तो बताइए ना, उसके लिए लाइसेंस चाहिए होता है। आप तो कह रहे हैं फिर मोदी सही बढ़िया काम कर रहे हैं। नहीं, मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ हमारी सैलरी दे दो ना। हाँ। जिनको नौकरी मिल गई है उन्हें तो सैलरी दे दो, जो बेरोजगार है चलो वो तो उसकी तो मजबूरी है, वो पकोड़े तले या कुछ भी काम करे। हमारी तो मजबूरी यही है कि हमें सैलरी नहीं मिल रही, हमारी से ज़्यादा क्या मजबूरी है। हम तो कह रहे हैं हाथ जोड़ के हमारी सैलरी दे दो, हम तो 2 घंटे और फालतू काम करेंगे लाइब्रेरी में, 2 घंटे और ज़्यादा काम, और कर भी रहे हैं। पहले लाइब्रेरी 8 बजे से 8 तक होती थी, इन्होंने क्या किया, बिना सैलरी के टॉर्चर करना शुरू किया कि लाइब्रेरी को 10 बजे तक के लिए कर दिया। यस, एक आदमी यदि गाजियाबाद से आता है और उसको पोसंगीपुर या जनकपुरी जाना पड़ता है, तो आप समझ सकते हैं कि कोरोना टाइम में, सर्दी के टाइम में कैसे पॉसिबल है वो 10 बजे से कैसे अपने घर जाएगा। 1.5-2 घंटा लगेगा आराम से। हाँ, हमारे साथियों की एक मजबूरी हो रहा है, हमारी भी मजबूरी है। क्या? कि आप कन्वेंस की मजबूरी होती है, सैलरी आती है तो स्कूटी पे भी आ जाएं, और सैलरी नहीं आती है तो हमारी बहनों को, जो लेडीज़ हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना पड़ता है। बसों में आना पड़ता होगा। हाँ, बसों में फ्री बस हैं, केजरीवाल जी की मेहरबानी से फ्री बसें लेडीज़ के लिए। तो क्या एक लड़की तो हमारे यहाँ से ये बैठी हुई है, पैदल आती है अपने घर से। पैदल आते हैं? कहाँ से? सिविल लाइन से चांदनी चौक जक्कर करती है, पैदल जाती कहाँ से आते हैं मैम पैदल आप? सर मैं बस से आती हूँ अभी, क्योंकि मेट्रो के कन्वेंस के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। हाँ। अच्छा, तो कितने साल से जॉब कर रही हैं अभी? सर मुझे 3 साल हो गए, मुझे इधर सर्विस करते करते 3.5 साल होने जा रहे हैं मुझे सर्विस करते। 3.5 साल सर्विस होने में 18 महीने सैलरी नहीं मिली। सैलरी नहीं मिली है, यानी अभी तक आधी ही सैलरी मिल पाई है। हाँ जी सर। आप कहाँ से आते हैं मैम? सर मैं बुराड़ी से हूँ। बुराड़ी से। और आपका लोकेशन क्या है जॉब का? हाँ जी, लोकेशन चांदनी चौक, ऑफिस कहाँ चांदनी पे? चौक हेड ऑफिस। चांदनी चौक हेड ऑफिस। सर मतलब इस एज में एक यूथ का फर्ज बनता है कि वो अपने पेरेंट्स के लिए पैसे दे, लेकिन अभी भी हम अपने पेरेंट्स से पैसे मांगते हैं कि हमें ऑफिस आने के लिए किराया चाहिए। अभी भी हम हड़ताल पे इतने दिन से आ रहे हैं, कैसे ना कैसे पहुंच रहे हैं। फिर आपको भी कितना टाइम हो गया जॉब करते? सर 3.5 साल। आप देख सकते हैं कि भैया ये हर वर्ग है यहाँ पे, हर एज ग्रुप मैंने आपको दिखाया कि एक रिटायर्ड व्यक्ति भी हैं, एक मिडिल एज्ड व्यक्ति हैं जो अपनी जॉब का अच्छा खासा समय बिता चुके हैं और 18 महीने सैलरी नहीं मिली, और वो लोग भी हैं जिन्होंने रिसेंटली अपनी जॉब स्टार्ट की है। और तीनों की समस्याएं अलग अलग हैं। एक को अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, एक व्यक्ति के ऊपर अपनी अभी पूरी फैमिली डिपेंडेड है, और एक अपनी बड़ी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं, अपनी बेटी की शादी करना चाह रहे हैं। और एक नौकरी जो है, एक नौकरी पेशा व्यक्ति अपने परिवार की रीढ़ की हड्डी होता है। अगर आप उसे कमज़ोर कर देंगे तो पूरा परिवार ख़तरे में होगा, और पूरे परिवार का सर्वाइवल ख़तरे में होगा। आप इनकी बातों से सहमत असहमत हो सकते हैं, आप किसी के समर्थक हो सकते हैं, किसी के विरोधी हो सकते हैं, लेकिन बातें ये सारी वाजिब हैं। आप मोदी के समर्थक हो सकते हैं, मोदी के विरोधी हो सकते हैं, किसी भी सरकार के समर्थक या विरोधी हो सकते हैं, लेकिन आप इनकी बातों को जुटला नहीं सकते कि इनकी स्थिति चिंताजनक तो है। आपको इस पूरी बातचीत के बारे में आपके जो भी विचार हो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और देखते रहिए नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।